फ्रांसीसी क्रांति में आपने बास्तील के पतन तक की सारी घटनाएं देख ली थी। अब हम देखते हैं बास्तील के पतन होने के पश्चात आखिर क्या परिणाम रहा, राजा ने कौन कौन से कार्य किए। ठीक है, तो बास्तील के पतन का हम देखते हैं परिणाम। देखिए, जिस प्रकार राजा ने कई सारे सैनिक पेरिस और वर्साई की गलियों में इकट्ठा कर दिए थे ताकि जो जनसाधारण है वो आवाज न उठा सके और जनसाधारण जो है वो हमेशा भयभीत रहे उन सैनिकों को देख करके। लेकिन फिर भी बास्तील का पतन जैसी ये घटना हो जाती है, बास्तील के किले पर कर दिया जाता है आक्रमण, वहां का जो पहरेदार था उसे मार करके और सैनिकों और पहरेदारों का जो सिर है वो गलियों गलियों में लेकर के घुमाया जाता है। इन सब कारणों से अब राजा को एक चीज समझ में आ गई कि जो जनसाधारण की शक्ति है, जनसाधारण का जो एकजुटता है वो हम अपनी शक्ति के बल पर दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो इसको ये समझ में आ गया कि हम जनसाधारण को अपनी शक्ति के माध्यम से दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे उसने क्या किया, जब उसे ये पता चल गया कि अब बास्तील का पतन तो हो चुका है, अब आगे अगर हमने अपना कदम पीछे नहीं हटाया तो जनसाधारण हमारे ऊपर हावी हो सकता है। ठीक है, उसने क्या किया, वित्त मंत्री नेकर को फिर से अपने पद पर स्थापित कर दिया। नेकर की पुनः पद स्थापना कर दी। और क्या किया, जो उसने सैनिक भेज रखे थे पेरिस और वर्साई में उन सैनिकों को वापस बुला लिया। उन सैनिकों को क्या किया, उसने वापस बुला लिया। आ रहा है समझ में। इसके अलावा अब क्या था उसे कि पूरा जो शासन व्यवस्था थी उसको अब अच्छी तरह से चलाने की जरूरत आन पड़ी, क्योंकि अब उसको एक चीज यकीन हो गया था कि जनसाधारण की जो एकजुटता है वो काफी अच्छी है, काफी कठोर है और हमारे पर ये कभी भी हावी हो सकते हैं। अब शासन पर इसने ध्यान देना शुरू कर दिया और इसके चलते हुए पेरिस में इसने स्थानीय शासन की व्यवस्था शुरू कर दी, जिस प्रकार अभी हमारे भारत में प्रचलित है। पेरिस में शुरू कर दी इसने स्थानीय शासन व्यवस्था। ठीक है, और इस स्थानीय शासन को कहां पर, पेरिस में, यूरोप में कहा जाता था कम्यून। इसे कहा गया कम्यून। ठीक है, स्थानीय शासन व्यवस्था जो इसने शुरू की थी, किसने, लुई सोलावा ने, इसका नाम क्या रखा गया, कम्यून। और कम्यून में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो जनता द्वारा चुने गए अधिकारी होते थे। ठीक है, जनता उनका चुनाव करती थी। क्यों, क्योंकि राजा अगर फिर से वही चीजें करने लगेगा तो राजा फिर से पहले की तरह व्यवस्था अपनाने लगेगा। अब हर चीज में राजा क्या करता था, जनता की सहमति आवश्यक समझता था। अब आगे क्या किया गया, इस कम्यून की सत्ता की रक्षा के लिए, इस कम्यून की सत्ता की रक्षा के लिए एक सैनिक दल तैयार किया गया, एक जनसेना का गठन किया गया। ठीक है, कम्यून की रक्षा के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो एक जनसेना तैयार की गई और इस जनसेना का नाम, एक जनसेना तैयार की गई और इस जनसेना का नाम रखा गया राष्ट्रीय रक्षक दल। राष्ट्रीय रक्षक दल। ठीक है, और इस राष्ट्रीय रक्षक दल का जो संचालक नियुक्त किया गया उसका नाम था लफायते। लफायते का नाम आप बहुत सुनोगे। ठीक है, कम्यून की सत्ता की रक्षा के लिए एक जनसेना का गठन किया गया और उस जनसेना का नाम रखा गया राष्ट्रीय रक्षक दल और इस राष्ट्रीय रक्षक दल का जो संचालक नियुक्त किया गया उसका नाम था लफायते। इसके अलावा अब धीरे धीरे जो लुई सोलहवां और लुई सोलहवां के पूर्वज के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं अपनाई गई थी, चाहे स्वेच्छाचारिता हो, चाहे निरंकुशता हो, इन सब का धीरे धीरे होने लगता है पतन। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी व्यवस्थाओं का हो जाता है पतन और आगे चल करके जो लुई सोलहवां था ये बूर्बो वंश का शासक था। इसके जो वंश का नाम था वो था बूर्बो वंश और बूर्बो वंश का जो फ्लैग हुआ करता था, झंडा हुआ करता था, वो सफेद कलर का हुआ करता था। ठीक है, तो आगे चलकर लुई सोलहवां बूर्बो वंश के सफेद झंडे को त्याग देता है और फ्रांस के तिरंगे को अपना लेता है।
फ्रांस के तिरंगे को अपना लेता है और इस तरह से शासन व्यवस्था और जो समाज है वो धीरे धीरे करके सुधरने लगता है और जो सत्ता है वो राष्ट्रीय दल के हाथों में आ जाती है। राष्ट्रीय दल क्या था आपने समझ लिया है, राष्ट्रीय दल किसने अपने आप को घोषित कर लिया था, ठीक है, राष्ट्रीय सभा। अब हम देखते हैं अब इसके बाद लगभग 2 वर्षों तक 1798 से लेकर के 1789 तक, 1789 से लेकर के जब से क्रांति होती है तब से लेकर 1791 तक का जो वर्ष रहता है, 2 सालों का ये जो समय है, ये राष्ट्रीय सभा का समय रहता है और इसमें पूरी जो शासन का संचालन है, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो राष्ट्रीय सभा के अंतर्गत संचालित की जाती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इन 2 वर्षों में राष्ट्रीय सभा ने क्या क्या कार्य किए। राष्ट्रीय सभा के कार्य, सबसे पहले तो क्या करेगा वो आप गेस कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो व्यवस्था जो कुरीति बनी हुई थी, सामंतवादी व्यवस्था और पादरी व्यवस्था, इन सब का करता है अंत। कौन? राष्ट्रीय सभा। तो राष्ट्रीय सभा सबसे पहले क्या करती है? सामंतवादिता का अंत करती है। सबसे पहले ये करती है सामंतवादिता का अंत, ठीक है। जितने सामंत बनाए गए थे, ठीक, जो कुलीन वर्ग था, जो जनता पर, स्पेशली जो जनता पर शोषण कर रहे थे, ठीक है, उनके सारे अधिकार लिए जाते हैं छीन। जो पादरी वर्ग था, पादरी वर्ग अपने आप अपने विशेषाधिकारों को त्याग देता है। अब ऐसा नहीं कि इसने अपने इन अधिकारों का जो त्याग किया होगा वो अपने मन से किया होगा, अपने मन से नहीं किया था, ये केवल राष्ट्रीय सभा के डर से इन्होंने अपने विशेष अधिकारों को त्याग दिया था, ठीक है। अब आगे चल के एक और कई सारे प्रस्ताव पारित किए जाते हैं राष्ट्रीय सभा के द्वारा। सामंतवादिता का अंत होता है, पादरी जो हैं वो अपने अधिकारों को त्याग देते हैं और राष्ट्रीय सभा द्वारा कई सारे प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। इस अधिवेशन में एक अधिवेशन चलाया जाता है, एक अधिवेशन की प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए जाते हैं राष्ट्रीय सभा द्वारा? राष्ट्रीय सभा द्वारा यह कहा जाता है कि शासन या प्रशासन में जितने उच्च अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति उनके योग्यता के आधार पर की जाएगी। जैसा कि हमने पहले बताया था कि भाई भतीजावाद, पादरियों के सगे संबंधी, सामंत, अक्सर सामंतों की नियुक्ति की जाती थी। तो राष्ट्रीय सभा ने प्रस्ताव पारित किया एक अधिवेशन में और कहा कि जितने भी शासन और प्रशासन में जो उच्च अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उच्च अधिकारियों की जो नियुक्ति की जाती है वो उनकी योग्यता के आधार पर होगा। उच्च अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है वो योग्यता के आधार पर की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कोई पहचान या फिर कोई भाई भतीजावाद जैसी कोई भी प्रथा प्रचलित नहीं होगी। अगला क्या प्रस्ताव पारित किया इन्होंने? क्या निर्णय दिया कि अभी तक मैंने आपको बताया था कि राजकीय खजाने के लिए तो कर देना ही पड़ता था किसानों और मजदूरों को और जनसाधारण वर्ग को, उसके अलावा एक धार्मिक कर भी देना पड़ता था, किसे? पादरी वर्ग को। और इस धार्मिक कर को राष्ट्रीय सभा ने ठुकरा दिया, राष्ट्रीय सभा ने इसे अवैध घोषित कर दिया। आ रहे समझ में? ये जो धार्मिक कर दिया जाता था इसे अवैध घोषित कर दिया गया। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया, हाँ, धार्मिक कर अवैध तो घोषित किया गया था, साथ ही पादरियों पर भी कर आरोपित कर दिए गए। क्या पादरी वर्ग भी है जो वो कर देगा। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि अब कोई व्यक्ति किसी विशेष वर्ग का नहीं समझा जाएगा, अब हर व्यक्ति फ्रांस का नागरिक समझा जाएगा। अब हर व्यक्ति फ्रांस का क्या समझा जाएगा? नागरिक। किसी का कोई वर्ग नहीं होगा और ना ही कोई स्टेट होगा। स्टेट जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट में बटा हुआ था समाज। आ गया समझ में? तो इतनी बातों को इन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके अपने एक अधिवेशन में कही और इस तरह से हो जाता है सामंतवाद का अंत। अगला क्या कार्य किया इन्होंने राष्ट्रीय सभा ने मानव के अधिकारों की घोषणा की। मानव के अधिकारों की घोषणा,
जब हमने रूसो के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि रूसो के जो सिद्धांत है, उनकी जो पुस्तकें हैं वो आपको याद रखनी है। रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सामाजिक समझौता, और उसमें अपनी पुस्तक में उन्होंने मानव के अधिकारों पर बल दिया था। जिस प्रकार उनके विचारों से ये प्रतीत होता है कि मानव जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है, प्रकृति ने जिस प्रकार सबको अधिकार दिए उसी प्रकार हर व्यक्ति को अधिकार दिए, चाहे वो उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, चाहे वो जनसाधारण हो चाहे वो राजा हो, सब प्रकृति ने सबको समान संसाधन दिए हैं। लेकिन फिर भी हर सामाजिक जकड़नों में, धार्मिक जकड़नों में इतना बंध चुका है इंसान कि संसाधन ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है हर व्यक्ति को। इस तरह से उन्होंने मानव अधिकारों की घोषणा करके मानव अधिकारों पर बल दिया था और अपनी एक पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को आधार बना करके राष्ट्रीय सभा ने एक मानव अधिकारों की घोषणा कर दी। ठीक है, मानव अधिकारों की घोषणा कर दी और घोषणा पत्र जो है सौंपा। हालांकि इस घोषणा पत्र में कई सारी त्रुटियां भी थी, लेकिन किसी ने पहली बार ऐसी पहल की तो इनका कार्य जो था ये काफी सराहनीय रहा। ठीक है, तो क्या किया, मानव अधिकारों की इन्होंने कर दी घोषणा। अगला जो कार्य इन्होंने किया वो ये किया कि आप सभी को पता है कि जो चर्च हुआ करते थे, पादरी वर्ग हुआ करते, चर्च के पास काफी सारी संपत्ति इकट्ठा थी। ठीक है, और उस समय पर संपूर्ण अगर भूमि की बात की जाए, जागीर की बात की जाए, तो संपूर्ण भूमि का 1/5 जो भाग था वो चर्च के पास था। ठीक है, अब जब तक संपत्ति जो, जैसा कि मैंने कहा कि संसाधनों का वितरण सबके लिए समान होना चाहिए, जब तक संसाधनों का वितरण समान नहीं होगा लोग विकास नहीं कर पाएंगे, समाज विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस कारण राष्ट्रीय सभा ने जो अगला कार्य किया वो कार्य था जागीरों का अंत। मतलब चर्च के अंतर्गत जो संपत्ति थी उन संपत्तियों को उन्होंने लेने की कोशिश की और अंत में जाकर एक पादरी ने सारी संपत्तियों को बेचना चाहा। ठीक है, बेच करके आप अपना कार्य करो, आप समाज का कल्याण करो और लोगों की जो भी संपत्तियां उनको वापस करो। ठीक है, अब क्या वो बेच रहा था, वो केवल सौंप नहीं रहा था। फिर पहले तो राष्ट्रीय सभा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि आप उनकी ही संपत्ति उनको ही बेच रहे हो, लेकिन अंत में इस बात पर राष्ट्रीय सभा एग्री कर गई, इस बात पर सहमत हो गई थी कि हम क्या कर दें, पादरी वर्ग को, जो पादरी लोग थे उन्हें वेतन दे दें। ठीक है, तो मंथली वेतन पर इन्होंने जो संपत्ति थी चर्च की वो राष्ट्रीय सभा को या सरकार को सौंप दी और इस तरह से जागीरों का हो जाता है अंत और पादरी बन जाते हैं एक वेतन भोगी। ठीक है, पादरी बन जाते हैं एक वेतन भोगी, जागीरों का अंत हो जाता है और जितनी भी जागीरें मिलती हैं उन सब जागीरों को समाज के कल्याण में लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, मठों का अंत किया गया। मठ रहते, पुजारी रहते। ठीक है, और ये धर्म का जो ये कुरीतियां ये बढ़ती जाती, धर्म का प्रचलन बढ़ता जाता। ठीक है, तो मठों का कर दिया गया अंत। अब ये कैसे किया गया मठों का अंत, देखिए उस टाइम पर क्या था, मठ में कौन रहते थे, भिक्षु और भिक्षुणियां रहा करते थे। ठीक है, अब मठों का अंत करने के बाद सबसे पहले क्या कहा गया कि अब भविष्य में कोई भी व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणी नहीं बनेगा। ठीक है, एक तरह से समझ लीजिए कानून बना दिया गया कि भविष्य में कोई भिक्षु और भिक्षुणी नहीं बनेगा और यदि जो पहले के बने हुए पहले भूतकाल के जो भी बने हुए भिक्षु और भिक्षुणी है वे अगर चाहे तो अपना सांसारिक जीवन जिस प्रकार से पहले वो व्यतीत करते थे उसी प्रकार से अपना सांसारिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस तरह से कई सारे लगभग 99% जो भिक्षु भिक्षुणी है वो पुनः अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और अपना सांसारिक जीवन जो है व्यतीत करने लगते हैं और इस तरह से हो जाता है मठों का अंत। आ गया समझ में? इसके अलावा स्थानीय शासन में सुधार किए। स्थानीय शासन आपने समझ ही लिया है। स्थानीय शासन में सुधार किए। इसके अंतर्गत क्या किया उन्होंने, वही
कम्यून का निर्माण किया और कम्यून के जो अधिकारी हुआ करते थे वो जनता द्वारा सीधे चुनकर नियुक्त किए जाते थे और लगभग 44,000 कम्यून्स बनाए गए थे। 44,000 कम्यून्स का गठन किया गया था। ठीक है, और इस तरह से लगभग हर क्षेत्र में अगर प्रांत है, प्रांत के अंतर्गत कई सारे जिले और जिलों के अंतर्गत कम्यून बना करके वहां की जो शासन व्यवस्था है उसको सुधार देने से क्या हुआ, समाज में एक शासन व्यवस्था जो चली आ रही थी पहले से वो अब काफी हद तक धीरे धीरे सुधरने लगी थी। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया, एक नवीन संविधान का निर्माण किया। नवीन संविधान का निर्माण, और इस तरह से इन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए जो कि समाज कल्याण के लिए काफी हितकर साबित हुए और समाज का कल्याण और समाज का विकास होने लगा। जनसाधारण वर्ग जो पहले जिस स्थिति में था उस स्थिति से उभरकर अब काफी स्थिति, देखिए पहले क्या था, काफी दयनीय स्थिति थी। जो भी उनके इनकम का पार्ट हुआ करता था उसका बहुत सारा हिस्सा उन्हें कर के रूप में देना पड़ जाता था। सारे कर को समाप्त कर दिया। भूमि कर के अलावा जितने भी करते, चाहे वो धार्मिक कर हो, कोई भी कर हो, सारे करों को राष्ट्रीय सभा द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।